स्क्रीन दिखाई दे रहा सबको? हेलो। हाँ सर। ठीक है। हाँ। देखो, कल देखे थे जो कुछ भेजे थे, थोड़ा बहुत बेसिक हाँ सर, कुछ समझ में आया था? थोड़ा बहुत सर। देखो, इनपुट आउटपुट इन पाइथन। पाइथन में हम लोग इनपुट आउटपुट कैसे कराते हैं, पहले इनपुट देख लेते हैं। onlinegdb.com, ऑनलाइन ही कंपाइलर में चेक कर लेते हैं। इसको ठीक है। देखो, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया इसने। सपोज हमें दो नंबर लेना है, ठीक है। यूजर से पूछना है कि दो नंबर दो, और हम लोग दोनों नंबर को सम करेंगे, ठीक है। तो आउटपुट पे आते हैं थोड़ी देर में। ऐसे प्रिंट तो होता है आउटपुट स्टेटमेंट के लिए। num1 इक्वल टू 5, num2 इक्वल टू 6, sum1 इक्वल टू num1 प्लस num2, प्रिंट सम। चलो इसको रन कराते हैं। 11 आया, है ना। सम इक्वल टू कॉमा सम, सम इक्वल टू 11 यहाँ पे है ना। सम इक्वल टू, ठीक है। हमें क्या करना है, 5 प्लस 6 इक्वल टू 11, ऐसा कुछ करना है। प्रिंट 5 हो गया num1 में, प्लस का साइन। 5 प्लस 6 हो गया num2 में, कॉमा, फिर इक्वल का साइन, कॉमा, सम में हो गया 11। आ रहा है 5 प्लस 6 इक्वल टू 11। कैसे हम लोग प्रिंट करते हैं इसमें? तो सपोज एक num1 एक वेरिएबल ले लिए, इसमें 5 है, num2 में 6 है, और सम में 5 प्लस 6 11 है। हम ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, सम इक्वल टू 11। या फिर प्रिंट अगर कुछ मान लो इस तरह से करना हो कि कोई वेरिएबल का नाम फिर कोई स्ट्रिंग मैसेज, तो ऐसे कॉमा लगा लगा के सेपरेट करके कर सकते हो। तो इसमें 5 दिखाएगा, यहाँ पे num1 का वैल्यू 5 है। ये तो स्ट्रिंग मैसेज है, डबल कोट सिंगल कोट तुम्हारा मन किसी के भी अंदर कर दो। फिर कॉमा, num2 का वैल्यू प्रिंट किया, फिर इक्वल टू प्रिंट किया, फिर सम प्रिंट किया, ठीक है। ये हुआ। अब हमें क्या करना है, हमें इनपुट खुद से नहीं लेना है, मतलब यहाँ पे पहले से प्री डिफाइंड वैल्यू नहीं रहेगा, हमें यूजर से वैल्यू लेना है। तो यूजर से हम वैल्यू कैसे लेते हैं, ठीक है। अब हमें यूजर से वैल्यू लेना है। तो चलो यहाँ पे एक काम करते हैं। यूजर से लेने के लिए होता है इनपुट फंक्शन, यहाँ लिखना पड़ता है इनपुट ओपन क्लोज, और यहाँ पे भी इनपुट ओपन क्लोज। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, इंटीजर लेगा, फ्लोट लेगा, क्या लेगा ये? चलो गलती करते हैं, करके करते हैं, रन करते हैं पहले, ठीक है। एक एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं।
ये क्या बोल रहा है, एंड ऑफ फाइल व्हेन रीडिंग अ लाइन। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो लाइन 1 में बोल रहा ना, लाइन 1 में इनपुट के अंदर में क्या होता है कि हमें कुछ मैसेज प्रॉम्प्ट करना पड़ता है। ठीक है, हम लोगों को कुछ मैसेज प्रॉम्प्ट करना पड़ेगा, मैसेज देना पड़ेगा। क्या देते हैं यहाँ पे हम लोग, सर रुको एक सेकंड। हाँ, तो यहाँ पे हमें कुछ मैसेज प्रॉम्प्ट करना पड़ता है। लाइक हम लोग क्या दे दिए, सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर कुछ भी, तो जो देंगे वही प्रिंट करेगा। हम लोग को क्या करना है, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, यहाँ इनपुट में क्या कर दिए, एंटर सेकंड नंबर। अब रन करो। चलो यहाँ आया, अब पाइथन में चलते हैं, इसको रन कराते हैं। क्या बोल रहे हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, हम लोग ने दे दिया 12। अगर हम यहाँ पे मैसेज नहीं लिखेंगे तो वो कुछ नहीं देगा, बस ऐसे ही ब्लिंक करते रहेगा। बट एक होता है ना कि थोड़ा सा एक मैसेज दे दो। देखो ये सटा हुआ आ रहा है 12 यहाँ पे, स्टॉप करो इसको, थोड़ा सा यहाँ पे गैप देते हैं, स्पेस। ठीक है, चलो रन कराते हैं। यहाँ पे स्पेस आ रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर 12, एंटर करो। फिर बोल रहा है एंटर सेकंड नंबर 34। अब ये क्या बोल रहा है आंसर, 1234। देखो 1234, ये गलती क्यों हुआ, अब इसको समझो। यहाँ चलो यहाँ भी स्पेस दे देते हैं हम, गलती नहीं है ये, उसके हिसाब से सही है। एंटर फर्स्ट नंबर 12, सेकंड नंबर 34, आंसर क्या आ रहा, सम इक्वल टू 1234। मतलब ये सम में क्या है, सम में है 1234। अब बोले कि 1234 कैसे हो गया, 12 प्लस 34, ये तो कुछ और होना चाहिए, 46 होना चाहिए, ये 1234 कैसे आ गया यहाँ पे। तो इनपुट फंक्शन जो है वो बाय डिफॉल्ट जो भी इनपुट लेता है वो स्ट्रिंग इनपुट लेता है। ठीक है, ये चीज याद रखना होगा कि इनपुट फंक्शन पाइथन के अंदर में बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग इनपुट लेता है। स्ट्रिंग मतलब बताया था ना, अल्फा न्यूमेरिक कोई भी एक वैल्यू। ठीक है, तो ये 1 2 स्ट्रिंग लिया, ये 3 4 स्ट्रिंग लिया, दोनों को कॉन्केटिनेट कर दिया, बताया था ना, प्लस से कॉन्केटिनेट होता है, दोनों मर्ज हो गए एक साथ, 1 2 3 4 हो गया, एक स्ट्रिंग है। तो 2 1 2 है, ये नम वन क्या है, इंटीजर नहीं है, नम वन स्ट्रिंग वैल्यू है। ये 12 इसमें स्ट्रिंग है, फिर प्लस, फिर इसमें नम टू स्ट्रिंग है 34, फिर इक्वल टू 1 2 3 4, ये सब स्ट्रिंग है। तो बाय डिफॉल्ट ये जो इनपुट फंक्शन होता है ये स्ट्रिंग इनपुट लेता है, बट हमें तो स्ट्रिंग नहीं चाहिए, हमें इंटीजर इनपुट चाहिए, हमें फ्लोट इनपुट चाहिए, हमें लिस्ट चाहिए, हमें ट्यूपल चाहिए। अब हम कैसे करेंगे, तो अब देखो, इसके लिए हम लोगों का ना कि किसी दूसरे डेटा टाइप से किसी दूसरे डेटा टाइप में डेटा को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमें पता है कि ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग इनपुट लेता है। ठीक है, इसको कट करते हैं, इंट, ये इंट क्या है, ऐसे हम लोग टाइप कास्टिंग करते हैं इसमें कि इंट के अंदर में तुम क्या करो, डबल कोट के अंदर 1 2 लिखो, और यहाँ इंट लिख के डबल कोट में 3 4 लिखो, अभी भी आंसर वही आएगा। अच्छा सॉरी, ये हम लोगों ने इंट लिखा हुआ है ना। ठीक है, इंट क्या कर रहा है, ये क्या है, ये है स्ट्रिंग। ठीक है,
डबल कोट में हम लोगों ने जो लिखा है वो डबल कोट में क्या है, स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग वैल्यू इंटीजर में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब num1 क्या हो गया, इंटीजर हो गया। कैसे, यहाँ पे चेक करो, टाइप, टाइप में लिखो num1, ये num1 का टाइप बताएगा। कुछ याद है, पहले हम लोग डिस्कस किए थे इस चीज के लेके कि हर एक वैल्यू यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होता है किसी क्लास का, ठीक है। तो ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये num1 इंट क्लास का, इसका मतलब ये इंटीजर है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे num1 में डबल कोट में 1 2 लिख दिए और यहाँ डबल कोट में 3 4 लिख दिए, अब num1 को एक बार चेक करो तो अब स्ट्रिंग दिखाएगा। देखो str क्लास का है, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग वैल्यू है। अब हम लोग वापस आते हैं अपना प्रोग्राम पे, इंट के अंदर में इनपुट लिखो, इंट के अंदर में इनपुट लिखो। इनपुट फंक्शन का क्या काम होता है, कीबोर्ड से एक इनपुट लेना यूजर से, यूजर डिफाइंड वैल्यू। हम पहले से वैल्यू फिक्स नहीं करेंगे कि 12 32 ऐसा कुछ नहीं, हम चाहते हैं यूजर से एक वैल्यू ले, जब कोई प्रोग्राम को रन कराए तो ये यूजर से पूछे कि एक वैल्यू दो। तो जब इसको रन कराएंगे देखो यहाँ पे ब्लिंक करेगा, इसके लिए तो यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, क्यों ब्लिंक कर रहा है, ये इनपुट के लिए वेट कर रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे कोई मैसेज नहीं दिया है, मैसेज नहीं दिया है हम लोगों ने, इसलिए मैसेज ये नहीं दिया हम लोगों को। बट इनपुट फंक्शन है क्या काम है, इनपुट लेना। तो चलो हम लोगों ने 12 दिया, एंटर किया, 12 ये किस तरह से इनपुट लिया, स्ट्रिंग में, और ये इंटीजर क्या कर दिया, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। अब नंबर 1 में क्या चल जा चुका है, 12। अब वापस आते हैं हम लोग इसमें, देखो फिर से जब दूसरा लाइन में गया, यहाँ वेट कर रहा है इनपुट के लिए, फिर से इनपुट दो 34, एंटर कराओ। तो ये 34 स्ट्रिंग इनपुट हुआ, क्योंकि इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग में इनपुट लेता है, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग में 34 आया, तो ये 34 स्ट्रिंग जो 34 है ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया और num2 में स्टोर हो गया। अब ये num1 num2 क्या है, इंटीजर है। सम में क्या हो गया, num1 प्लस num2, इंटीजर प्लस इंटीजर को ऐड करेंगे तो आंसर भी इंटीजर में ही आएगा। तो 12 और 34 को ऐड करेंगे तो 46 इंटीजर में आंसर आया, सम में 46 चला गया। ये ऐसे प्रिंट कर रहा है और ये ऐसे प्रिंट कर रहा है, दोनों का प्रिंट करने का सिर्फ स्टाइल अलग है, ठीक है। चलो ये हुआ। अब हम चाहते हैं कि जब इसको रन करा रहे तो यहाँ पे बस ब्लिंक कर रहा डेटा के लिए, हम डेटा दे रहे हैं। लेकिन कितना अच्छा होता कि अगर यहाँ पे कोई मैसेज आता है, चलो मैसेज दे दो यहाँ पे, सिंगल कोट या डबल कोट में कुछ भी प्रिंट में, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। चलो रन कराते हैं। अब आ रहा एंटर फर्स्ट नंबर, मतलब कि अगर हम इनपुट के अंदर में कुछ मैसेज देंगे तो वो मैसेज को प्रिंट कर देगा, उसके बाद वो वेट करेगा हमारे इनपुट के लिए। तो हम लोगों ने क्या दिया, 12, एंटर। अब क्या बोल रहा है, एंटर सेकंड नंबर 34, अब क्या किया 46 आंसर दिखा रहा है। तो बोलो इनपुट समझ में आया कि इनपुट से हम लोग इनपुट लेते हैं, बोलो। हाँ सर समझ। ठीक है। अब ये इनपुट जो फंक्शन है ये किस तरह का इनपुट लेता है बाय डिफॉल्ट, तो ये स्ट्रिंग इनपुट लेता है हमेशा, बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग इनपुट लेता है। अब स्ट्रिंग को हम लोग क्या किए, यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट किए, हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट किया यहाँ पे हम लोग। अगर हमें फ्लोट लेना रहता तो यहाँ देखो फ्लोट नाम का डेटा टाइप था ना, फ्लोट, ठीक है। चलो रन कराओ, एंटर फर्स्ट नंबर 12.5, लास्ट नंबर 78.0 कर देते हैं, आंसर कितना दे रहा 90.5। ये फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। अगर फ्लोट में लोगे और यहाँ पे इंट लिखोगे अगर, तो उसका पॉइंट का बाद वाला पार्ट को छोड़ देगा, वही होता है ना, इंटीजर पार्ट पॉइंट छोड़ देता है। मान लिखे 12.5, 34.67, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, रन टाइम एरर आ गया। कैसे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको, तो ये क्या कर रहा है num1 में इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, यहां तक ठीक हुआ। जब हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट दिया कोई पॉइंट में नंबर, तो यहाँ पे एरर आ गया, क्या बोल रहा है, इनवैलिड लिटरल, लिटरल मतलब वैल्यू फॉर इंट विथ बेस 10। ये तो डेसिमल नंबर है ना, इंट में हमें तो यहाँ पे कोई डेसिमल नंबर लिखना है लेकिन पॉइंट में नहीं लिखना है। लेकिन वही अगर हम लोग यहाँ पे जब फ्लोट कर रहे थे, अब रन कराओ, एंटर फर्स्ट नंबर 12.5, 70, फ्लोट में तुम इंटीजर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम 70 देंगे तो 70.0 हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। देखो अब सही है,
तो अगर इंट में इनपुट लेना होगा तो यहाँ पे इंट के अंदर में ये इनपुट फंक्शन लिखना, अगर फ्लोट में लेना होगा तो फ्लोट के अंदर इनपुट फंक्शन लिखना, अगर किसी का स्ट्रिंग वैल्यू लेना होगा तो हमें तो उसको कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो इनपुट स्ट्रिंग में इनपुट लेता है। नेम इक्वल टू इनपुट, यहाँ पे क्या कर दिए, एंटर योर नेम। तो यहाँ तो हमें कन्वर्ट नहीं करना है इंट में या फ्लोट में, क्योंकि हमें पता है कि इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही होता है। तो नेम मेरा स्ट्रिंग हो गया, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, प्रिंट में हेलो नेम। तो क्या मान लो हम लोगों ने यहाँ पे नाम दिया आकाश, ये क्या प्रिंट करेगा, हेलो आकाश, ऐसे ही प्रिंट करेगा। ठीक है, चलो रन करो इसको। क्या बोल, एंटर योर नेम, आकाश लिख दिए, एंटर, एंटर फर्स्ट नंबर 12, सेकंड नंबर 34.5। तो हेलो आकाश सम इक्वल टू इतना, ये इतना। तो स्ट्रिंग वैल्यू लेना होगा तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इनपुट तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू ही लेता है। ठीक है, इनपुट तो हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू ही लेता है। अगर हमें इंट या फ्लोट या कोई और डेटा टाइप पे लेना हो तो हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना होता है, वो डेटा टाइप यहाँ पे लिख देना। हम लोगों ने ऑलरेडी डेटा टाइप डिस्कस कर लिया है लास्ट क्लास में कि डेटा टाइप क्या होता है, इंट, फ्लोट, लिस्ट, ट्यूपल, ये सब ज्यादा जो सेट होता था, डिक्शनरी होता था, डिक्ट, ठीक है, रेंज, ये सब सारा तभी हम लोग सीखेंगे सारा चीज। तो ये इनपुट लेने सबको समझ में आ रहा है अब, चलो ठीक है, ये हुआ। अब हमें मान लो मल्टीपल इनपुट लेना है, मतलब मल्टीपल इनपुट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम चाहे तो मल्टीपल इनपुट भी हम लोग एक साथ ले सकते हैं। कैसे, चलो इसको कमेंट कर देते हैं। कमेंट मतलब जब यहाँ पे हैश लगा दोगे ना किसी लाइन के आगे, तो वो लाइन फिर अब तुम्हारा काम नहीं करेगा, मतलब उस पर कुछ भी लिखो, अब वो ग्रामर चेक नहीं होगा, वो करेक्ट है इनकरेक्ट है उससे कोई मतलब नहीं है। चलो हम लोग यहाँ चलते हैं, मल्टीपल इनपुट्स हम लोग कैसे लेते हैं। तो चलो num1 कॉमा num2 कॉमा num3, ठीक है, इक्वल टू 5, हम लोग ऐसे कर दिए, प्रिंट num1 कॉमा num2 कॉमा num3, रन करो। क्या बोल रहा है कि अनपैक नन इटरेबल इंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना था हम लोगों को, तो ऐसे करो, 5 5 5 प्रिंट कर रहा, तीनों का num1 num2 num3, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। अगर तुमको 3 वेरिएबल लेना है और चाहते हो कि तीनों वेरिएबल में सेम वैल्यू रहे, तो ऐसे लिख सकते हो, बट ये C++ जावा में पॉसिबल नहीं है, पाइथन में पॉसिबल है ऐसे, C++ जावा में पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है। तो num1 इक्वल टू समथिंग, num1 इक्वल टू num2 इक्वल टू num3 इक्वल टू 5। तो ये देखो काम कैसे कर रहा है, सबसे पहले लास्ट वाला काम किया, ये 5 कहाँ चला गया num3 में, फिर num3 कहाँ चला गया num2 में, तो num3 में तो 5 था, वो num2 में चला गया, फिर num2 में भी 5 है, वो num1 में चला गया। ठीक है, काम कर रहा है। बट हमें ऐसे नहीं, हमें क्या चाहिए, यूजर से इनपुट लेना है, प्री डिफाइंड नहीं। इसको भी कमेंट करते हैं। तो num1 num2 num3 इक्वल टू, हमें पे क्या करना होगा, मैप। देखो मल्टीपल इनपुट लेने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो मैप फंक्शन के थ्रू हम लोग मल्टीपल इनपुट लेते हैं, कैसे। अब यहाँ पे पहले तुम ये बताओ कि मैप के अंदर में कि तुम किस तरह का इनपुट लेने वाले हो। हम इंटीजर टाइप का इनपुट लेने वाले हैं, कॉमा, अब इनपुट फंक्शन को कॉल कर दो। मैप में क्या कर दिया हम लोग, किस तरह का इंटीजर टाइप का लेंगे ना, ये सब सारा जो भी हम इनपुट लेंगे वो इंटीजर में टाइप कास्टिंग हो जाए, मतलब इंटीजर में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा वो। अगर फ्लोट में करना होगा तो यहाँ पर फ्लोट रख देना, क्योंकि इनपुट तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप का इनपुट लेता है ना, तो हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो इनपुट में क्या कर दो, कुछ मैसेज दे दो, सिंगल कोट में या डबल कोट में, एंटर 3 इंटीजर्स, ठीक है, एंटर 3 इंटीजर्स डॉट स्प्लिट, ठीक है।
ये एक तरह से सेपरेटर होता है। ये क्या करेगा, 3 नंबर हम लोग को लेना है, बस इतना ही था और कुछ नहीं है। प्रिंट करा दो, num1 num2 num3, रन करो। एंटर 3 इंटीजर्स, 12 एंटर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखो स्प्लिट फंक्शन का यहाँ पे काम क्या है। हम लोग जब इसको रन करा रहे हैं, एंटर 3 नंबर्स, 12 स्पेस 23 स्पेस 34। अभी देखो सही है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, सही है ये चीज। अब अगर हम एंटर करते हैं, तो यहाँ पे ये स्प्लिट क्या कर रहा है, स्पेस के थ्रू ये सेपरेट कर दे रहा है सारे नंबर्स को। एंटर करने से क्या हो रहा है, वो एक्सेप्ट कर ले रहा है वैल्यू। जैसे देखो एंटर, 12 के बाद एंटर किए, क्या बोल रहा है कि नॉट एनफ वैल्यूज टू अनपैक, एक्सपेक्टेड 3 गॉट 1। मैंने इसको 3 वैल्यू चाहिए था। देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल दिए ना हम लोग। हमेशा क्या करना है कि अगर कोई एरर आएगा ना, एरर को पढ़ना, एरर में ही लिखा रहता सारा चीज। तो ये क्या बोल रहा है कि वैल्यू एरर, ये किस तरह का एरर है, वैल्यू एरर है। क्या वैल्यू एरर है, नॉट एनफ वैल्यू टू अनपैक। इसको एनफ वैल्यू नहीं मिल रहा है, क्यों, एक्सपेक्टेड 3 गॉट 1। मतलब ये 3 एक्सपेक्ट कर रहा था, बट हम लोगों ने 1 दे के ही एंटर किया, तो हमें सेम लाइन में देना पड़ेगा। तो 12 स्पेस 23 स्पेस 34, देखो अब ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये तो था मल्टीपल इनपुट लेने के लिए। तो इंटीजर टाइप के इनपुट लेने हम लोग को समझ में आया। उसके बाद फ्लोट टाइप का समझ में लेना है हम लोग को इनपुट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इंट और फ्लोट नहीं, हमें क्या करना है, एक लिस्ट में इनपुट लेना है। लिस्ट बताए थे ना, मल्टीपल वैल्यू एक ही साथ रहेगा उसमें, ठीक है। हमें लिस्ट में इनपुट लेना है। लिस्ट में कैसे इनपुट लेंगे हम लोग, तो चलो एक लिस्ट लेते हैं, LST। तो लिस्ट इक्वल टू हम लोग पहले प्री डिफाइन लेते हैं खुद से। तो खुद से कैसे लेते हैं हम लोग, LST इक्वल टू 12 23 34 44 55, कुछ भी ले लिए, प्रिंट करो LST। LST को हम लोग प्रिंट कर दिए, प्रिंट हुआ। बट हमें प्री डिफाइंड वैल्यू नहीं चाहिए, हमें यूजर डिफाइंड वैल्यू चाहिए। ये तो हम लोग पहले से लिस्ट में सेट कर दिए ना, सबको याद होगा, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे इसके बारे में कि ये लिस्ट कैसे होता है। फिर से कल डिस्कस कर लीजिएगा एक बार। आज हम ये सब कंप्लीट करा दें, उसके बाद हम लोग कलेक्शन वगैरह सब कुछ एक ही दिन में डिस्कस कर लीजिएगा, फिर से रिवाइज हो जाएगा हमारा। तो लिस्ट में क्या है, लिस्ट में हमारा ये लिस्ट है, बट ये प्री डिफाइंड है, हमें प्री डिफाइंड नहीं चाहिए, हमें यूजर डिफाइंड चाहिए, यूजर देगा। तो LST इक्वल टू लिस्ट था ना, हम लोग ऐसे ही करते थे ना, लिस्ट। अब लिस्ट में कन्वर्ट करो, तो लिस्ट में डेटा पास करो। अब कैसे करोगे, मल्टीपल इनपुट लेना है हमें कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड से अगर मल्टीपल इनपुट लेना है लिस्ट टाइप का, फ्लोट टाइप समझ में आ गया, इनपुट लिख के फ्लोट के अंदर में लिख दो। इंटीजर समझ में आ गया, इनपुट लिख के इंटीजर के अंदर लिख दो, इंट के अंदर में। तो इंट और फ्लोट तो सबको समझ में आ चुका है। ये क्या था, ये फ्लोट था, और यहाँ इंट कर देंगे तो ये इंटीजर इनपुट लेगा, फ्लोट कर देंगे तो फ्लोट इनपुट लेगा। तो इंट और फ्लोट तो समझ में आया। स्ट्रिंग इनपुट के लिए कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इनपुट, ये स्ट्रिंग इनपुट होता है। तो हमें स्ट्रिंग इनपुट लेना समझ में आया, फ्लोट समझ में आया, इंटीजर समझ में आया, ठीक है। लिस्ट कैसे लेंगे, अच्छा मल्टीपल वैल्यूज कैसे लेंगे, तो मल्टीपल वैल्यू ऐसे लेंगे हम लोग, मैप करना पड़ेगा हम लोगों को। अब देखो लिस्ट में प्री डिफाइंड तो ऐसा होता है, बट यूजर डिफाइंड अगर हम यूजर से लेना चाहते हैं तो क्या करना होगा, तो फिर से इसके अंदर मैप, मैप के अंदर में कितना इंटीजर टाइप का वैल्यू लेना है हमें, फ्लोट लेना होगा तो फ्लोट लिखना, ठीक है। और फिर यहाँ पे इनपुट डॉट स्प्लिट, और इनपुट के अंदर में मेथड दे दो, लिख दो मैसेज एंटर लिस्ट एलिमेंट्स। लिस्ट के अंदर में जो भी एलिमेंट्स होगा वो डालो। तो सारा इंटीजर टाइप का लेगा ना ये पूरा लिस्ट एलिमेंट,
इंटीजर टाइप का ले रहा है, ठीक है। मैप हो गया मतलब मल्टीपल वैल्यू हो गया, और ये सारा का सारा वैल्यू लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। इसको प्रिंट करो, देखो रन करो, एंटर एलिमेंट्स 1 2 3 4 56 आया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग इनपुट लेने सीख रहे हैं। स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए ये तरीका है, सबको समझ में आ गया होगा ये तरीका। इसमें कुछ कन्वर्ट नहीं करना है इंट फ्लोट में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग में ही इनपुट लेता है। फ्लोट में इनपुट लेने के लिए ये फ्लोट फंक्शन के अंदर ये हमें ऐसा करना होगा, इनपुट लिखना होगा। ये फ्लोट के अंदर में लिखना होगा, इंट करने के लिए इंट के अंदर में लिखना होगा। अगर मल्टीपल वैल्यूज में मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स में सेम वैल्यू चाहिए तो हम लोग कैसे लिखना होगा। अगर मल्टीपल वेरिएबल्स में हमें मल्टीपल वैल्यू एक ही साथ मल्टीपल वेरिएबल्स में स्टोर करना है तो ऐसे करते हैं मैप करके। लिस्ट अगर प्री डिफाइंड तो ऐसे, और यूजर डिफाइंड ऐसे, मतलब यहाँ पे लिस्ट लिख देना, वो लिस्ट से क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है लिस्ट में। तो क्या मैप, मैप मतलब मल्टीपल वैल्यू लेने के लिए हम लोग को मैप लिखना पड़ता है। तो यहाँ से मल्टीपल वैल्यू लेगा, इनपुट एंटर लिस्ट एलिमेंट्स, और इंटीजर टाइप का मल्टीपल वैल्यू दे दो। अब यहाँ फ्लोट दे दो, रन करो, 12 56.6 78, चलो इतना कर दिए, आया। और वहीं यहाँ पे इंट लिख दो और फ्लोट वैल्यू दो, 12 34.5 67, एरर आया। क्यों? इनवैलिड लिटरल वैल्यू एरर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को इंटीजर टाइप का वैल्यू लेना था सारा, बट हमने फ्लोट ले लिया बीच में, इसलिए एरर आ रहा है, ठीक है। सारा का सारा इंटीजर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 99 कुछ भी दो। अब देखो सही है। तो इससे क्या समझ में आया, हम लोग लिस्ट में कैसे लेंगे। तो देखो मल्टीपल वैल्यू एक साथ लेने के लिए ये याद रखना है सिर्फ हम लोगों को कि मैप ब्रैकेट के अंदर में पैरेंथेसिस के अंदर कौन सा डेटा टाइप किस टाइप का वैल्यू लेने वाले हैं, और इनपुट, और यहाँ पे मैसेज दे दो, यही मैसेज देगा वो। तो इसको क्या करना, लिस्ट के अंदर लिख दोगे तो वो लिस्ट बन जाएगा, ट्यूपल के अंदर लिख दोगे तो ट्यूपल बन जाएगा, सेट के अंदर लिख दोगे तो सेट बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो इसको कमेंट करते हैं। लिस्ट के बाद क्या होता है, सेट होता है। मान लो एस इक्वल टू सेट, हमें सेट चाहिए। अब सेट के अंदर मैपिंग कर दो, मैप, मैप के अंदर में इंटीजर टाइप का इनपुट, इनपुट लिख दिए डॉट स्प्लिट, और इनपुट के अंदर मैसेज दे दो, एंटर सेट एलिमेंट्स। अब सेट को प्रिंट कराओ तो प्रिंट एस, एस तो सेट है ना, तो यहाँ पे सेट लिख दिए हैं। और ये मैप क्या होती है तो सबको पता है, अभी पता चली गया है कि मैप से हम लोग मल्टीपल वैल्यू एक साथ इनपुट लेते हैं। तो मैप से हम लोग मल्टीपल वैल्यू एक साथ इनपुट लिए और उसको सेट में हम लोग कन्वर्ट कर दिए, तो ये सेट बन गया। रन करो, एंटर सेट एलिमेंट्स 12 23 4 5 6, देखो ये सेट हो गया। सेट था ना करली ब्रेसेस के अंदर में, ठीक है। चलो, कभी कभी ऐसा भी होता है, मान लो कि हमारे पास ट्यूपल टीपीएल इक्वल टू ट्यूपल मैप इंटीजर टाइप का वैल्यू, ठीक है, इनपुट डॉट स्प्लिट, एंटर ट्यूपल एलिमेंट्स, एंटर टीपीएल, देखो 1 2 3 4 55 1 2 3 4 55,
हम लोगों ने कलेक्शन में क्या पढ़ा था पहले? लिस्ट, ट्यूपल, सेट। तो एक सेट अगर मल्टीपल वैल्यू, सेट में हमको अगर यूजर डिफाइंड इनपुट लेना है सेट के अंदर में, तो किसी सेट के अंदर में आप यूजर डिफाइंड वैल्यू कैसे लोगे? तो ऐसे। किसी लिस्ट के अंदर में यूजर डिफाइंड वैल्यू कैसे लोगे? तो ऐसे। किसी ट्यूपल के अंदर में यूजर डिफाइंड वैल्यू कैसे लोगे? तो ऐसे। बोलो इतना दूर तक क्लियर है सबका कि यूजर डिफाइंड कैसे वैल्यू लेंगे हम लोग? इंटीजर, सर। फ्लोट, सेट, ट्यूपल, लिस्ट, स्ट्रिंग। किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो। हेलो, बोलो किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। अब देखो एक चीज इसमें कि num1 इक्वल टू 5, num2 इक्वल टू 6, अच्छा num2 इक्वल टू 6, num3 इक्वल टू 7। इसको प्रिंट कराओ तो num1 num2 num3 तीनों को प्रिंट कराएं, रन कराओ। तो यहाँ पे स्पेस, स्पेस क्यों आ जा रहा भाई अपने आप? हम तो यहाँ num1 5 प्रिंट होना चाहिए, फिर 6 प्रिंट होना चाहिए, फिर 7 प्रिंट होना चाहिए, स्पेस क्यों आ रहा है? ये सेपरेटर का काम है, ठीक है। जैसे लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस किए थे? प्रिंट हेलो, ठीक है। क्या लगता है पहले ये प्रिंट होगा उसके बाद नीचे उतर जाएगा ना ये प्रिंट करने के लिए? कुछ याद है? कल हम लोग ये डिस्कस किए थे। यस सर, एंड लिख के फिर वो नहीं जाएगा। अब ये क्या होता है ना कि यहाँ पे होता है कि एंड, एंड क्या होता है ना कि बाय डिफॉल्ट ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है ये किससे एंड होता है? न्यू लाइन से। मतलब कुछ भी काम करने के बाद लास्ट में वो न्यू लाइन कर देता है, नीचे उतर जाता है। हम चाहते हैं नीचे नहीं उतरे, ओपन क्लोज यहाँ पे कुछ मत दो। तो देखो नीचे नहीं उतरा, ये हेलो ऐसे ही प्रिंट हो गया। तो एंड का काम तो सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यस देखो, सर। अब देखो जब हम इसको रन करा रहे हैं तो प्रिंट में क्या होता है कि जो भी हम लोग वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करते हैं ना, कॉमा दे देके, तो एक चीज प्रिंट करने के बाद जहां उसको कॉमा मिलता है वहां ऑटोमेटिक वो स्पेस प्रिंट कर देता है। क्यों? तो देखो ये कॉमा क्या होता है? कॉमा होता है सेपरेटर, ठीक है। कॉमा सेपरेटर होता है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जितना सारा सेपरेटर लगा हुआ है वो हर सेपरेटर के जगह पे ये क्या कर रहा है? स्पेस पुट कर दे रहा है बाय डिफॉल्ट। जैसे प्रिंट, कुछ भी प्रिंट करने के बाद सबसे लास्ट में बाय डिफॉल्ट ये क्या पुट करता है? तो एक न्यू लाइन। उसी तरह से अगर ये सेपरेट करते हैं हम लोग कोई चीज, तो ये सेपरेटर की जगह पे बाय डिफॉल्ट क्या प्रिंट कर देता है? स्पेस। हम चाहते हैं स्पेस प्रिंट ना हो। तो जैसे एंड मतलब खत्म करो किसी चीज से नहीं, एंड था ना, बाय डिफॉल्ट ये न्यू लाइन करता था, तो एंड इक्वल टू कुछ भी नहीं, ऐसा हम लोग करते थे, एंड इक्वल टू नथिंग। हमें यहाँ पे क्या करना है? उसी तरह से कॉमा देके सेपरेटर इक्वल टू डबल कोट में ओपन क्लोज कुछ नहीं, देखो रन करो। अब एक साथ आ गया ना। अगर सेपरेटर में यहाँ कॉमा लगा दो तो ये कुछ भी हर वैल्यू प्रिंट करने के बाद एक कॉमा प्रिंट करेगा, लास्ट वाले को छोड़ देगा, लास्ट वाले के बाद प्रिंट नहीं करेगा कॉमा। यहाँ पे क्या करो? स्पेस दे दो, रन कराओ। अब देखो हर बार स्पेस से सेपरेट कर रहा है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये स्पेस से सेपरेट कर रहा है। और एंड इक्वल टू ओपन क्लोज, देखो मतलब हम चाहते हैं कि प्रिंट फंक्शन जो भी चीज प्रिंट करे, एंड करे कोई चीज से नहीं, सेपरेट करे स्पेस से। अगर मल्टीपल कॉमा है तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं तो देखो ऐसे प्रिंट होगा। अब एंड के बाद यहाँ पे न्यू लाइन कर दो, स्लैश एन, स्लैश एन से नीचे उतर जाएगा न्यू लाइन। तो न्यू लाइन हम लोग को करना नहीं है, तुम नहीं भी करोगे ना तो ये अपने आप न्यू लाइन कर देगा। तभी ये स्लैश एन, स्लैश टी, टैब वगैरह क्या होता है हम बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, वो तो आगे जाकर हम लोग को पढ़ना है स्किप सीक्वेंसेस, ठीक है। तो जब भी हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को, मल्टीपल चीजों को प्रिंट कराते हैं प्रिंट के अंदर में, तो कॉमा देते हैं। और जनरली ये कॉमा जहां इसको मिलता है वहां पे ये सेपरेटर का यूज करता है उसको सेपरेट करने के लिए। तो बाय डिफॉल्ट अगर कोई आपसे पूछे कि डिफॉल्ट सेपरेटर क्या होता है, वैल्यूज का सेपरेटर, तो आप बोलोगे स्पेस प्रिंट के अंदर में। और बाय डिफॉल्ट प्रिंट का जो एंड होता है वो किससे होता है? तो न्यू लाइन से होता है। तो बाय डिफॉल्ट
प्रिंट स्टेटमेंट का सेपरेटर क्या होता है? तो स्पेस होता है। बाय डिफॉल्ट प्रिंट स्टेटमेंट एंड कैसे करता है? तो न्यू लाइन से करता है। बोलो इतना दूर तक क्लियर है या कोई डाउट है किसी को? क्लियर है सर। एक बार वापस से ये वाली लाइन रिपीट करना जो आपने बोला भी कि प्रिंट वाला। प्रिंट फंक्शन जब कोई चीज प्रिंट करता है तो प्रिंट करने के बाद वो एंड में अपने आप एक न्यू लाइन दे देता है। याद है ये चीज? हेलो शिवानी, यस सर, यस सर। प्रिंट स्टेटमेंट जब भी कुछ प्रिंट करता है तो प्रिंट करने के बाद लास्ट में अपने आप यहाँ पे एक एंड रहता है न्यू लाइन से, मतलब बाय डिफॉल्ट ये रहता है। हम लोग अगर नहीं Yes. देंगे तो मतलब वो कुछ भी प्रिंट करने के बाद लास्ट में वो नीचे उतर जाएगा। तो हम चाहते हैं नीचे ना उतरे, तो एंड को आप सेट करो कि कॉमा देके एंड इक्वल टू ओपन क्लोज डबल कोट या सिंगल कोट, मतलब कुछ नहीं करेगा वो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट वो न्यू लाइन करेगा। तो प्रिंट स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट एंड कैसे होता है? तो न्यू लाइन से। प्रिंट स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स को सेपरेट कैसे करता है? मल्टीपल वैल्यूज को जब हम प्रिंट कराते हैं तो स्पेस से। तो हम चाहे तो दोनों को ही चेंज कर सकते हैं। हम चाहते हैं एंड न्यू लाइन से ना हो, हम जो बोलेंगे वैसे हो, तो कुछ नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं, नहीं तो हैश लिखेंगे तो हैश से होगा। यहाँ देखो यहाँ सेपरेटर था ना, एंड इक्वल टू हैश दे दिए तो एंड हैश से करेगा। मतलब 5 6 7 प्रिंट किया, कॉमा लगा के सेपरेट किया था, फिर एंड में हैश लाया, फिर अपना हेलो प्रिंट किया। तो हम एंड जो बोलेंगे वो एंड में वही प्रिंट करेगा। आप हैश 1 हैश 2 हैश 3 ओके सर। ऐसे कर दिए। अब देखिए लास्ट में वही प्रिंट करेगा, हैश 1 हैश 2 हैश 3 हैश। यहाँ जो लिख दोगे लास्ट में वही प्रिंट करेगा। और अगर हम लास्ट में कुछ नहीं लिखते हैं तो ये न्यू लाइन प्रिंट करेगा, मतलब नीचे उतर जाएगा एक तरह से। सेपरेटर बाय डिफॉल्ट इसका क्या होता है? हम जो देंगे उससे करेगा। हम दे रहे कॉमा ना 1 2 3 सॉरी हैश डॉलर ऐसा दे देते हैं। तो देखो 5 हैश डॉलर 6 हैश डॉलर फिर 7। तो हम जिससे सेपरेट करेंगे उससे वो सेपरेट होगा। और कुछ मत करो तो बाय डिफॉल्ट ये स्पेस से सेपरेट करता है। बोलो इतना दूर तक क्लियर है या किसी को डाउट है? क्लियर है सर। क्लियर है सर। ठीक है, अब देखो चलो अब हमें क्या करना है कि एक वेरिएबल लेना है। सपोज हमें एक ऐसा भी प्रिंट करा ना कि आपसे कोई नाम पूछा, नेम इक्वल टू शिवानी, ठीक है। हम प्रिंट क्या कर रहे हैं? हमको प्रिंट करना है हेलो शिवानी हाउ आर यू। हमें पहले हेलो स्पेस कॉमा नेम, नेम एक वेरिएबल है ना, यहाँ पर शिवानी प्रिंट करेगा, ये लिखेगा हेलो शिवानी। देखो आया हेलो शिवानी। तो हमें यहाँ पे स्पेस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये कॉमा क्या करता है? सेपरेटर प्रिंट में ये पहला चीज प्रिंट कर रहा, दूसरा चीज प्रिंट कर रहा, दोनों के बीच में अपने आप एक स्पेस होता है ना। देखो हेलो शिवानी प्रिंट किया, हमको प्रिंट करना है हेलो शिवानी हाउ आर यू, ठीक है। फिर से कॉमा डबल कोट में हाउ आर यू। अब देखो ये स्पेस होगा ना, हेलो के बाद स्पेस, शिवानी के बाद स्पेस, उसके बाद हाउ आर यू, है ना। हेलो शिवानी हाउ आर यू। चलो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सक्लेमेशन दे देते हैं। हेलो शिवानी के बाद देखो हेलो शिवानी हाउ आर यू ऐसा प्रिंट कर रहा है। आप इसको चाहो तो दूसरा भी तरीका से प्रिंट करा सकते हो ये सेम चीज को। कैसे? देखो इसमें एक एफ स्ट्रिंग होता है पाइथन में। एफ स्ट्रिंग कैसे काम करता है ये देखिए, नेम इक्वल टू शिवानी लिख दिए, प्रिंट। एफ स्ट्रिंग के लिए आप स्टार्टिंग में एफ लिख देना, उसके बाद अब मैसेज को प्रिंट कराओ एक सिंगल कोट में, एक ही में, कॉमा से आपको सेपरेट नहीं करना होगा। एफ लिखने के बाद एक ही सिंगल कोट में या डबल कोट में, आपका मन, सिंगल कोट लिखो चाहे डबल कोट लिखो आपका मन, इसी में सारा काम करना होगा। कॉमा वगैरह से हमें सेपरेट नहीं करना होगा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हेलो
शिवानी कहाँ पे है? नेम में है ना? हेलो शिवानी एक्सक्लेमेशन हाउ आर यू। तो ये क्या प्रिंट करेगा? जो लिखे हैं वही प्रिंट कर देगा। हेलो नेम हाउ आर यू, ये शिवानी प्रिंट नहीं करेगा। ये एफ स्ट्रिंग होता है। एफ स्ट्रिंग का मतलब अगर हम एफ लिख देंगे ना यहाँ पे, तो हम कॉमा दे के मल्टीपल पैरामीटर हम लोग नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ पे कैसे लिखते हैं num1 कॉमा num2 कॉमा num3। अगर हम एफ लिख देंगे तो एक ही बार, ये सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर में एक ही बार में सब कुछ लिख देते हैं हम लोग। बट ये तो बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजों को स्ट्रिंग समझ रहा है। बट हमें तो यहाँ पे ये नेम वाला वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना है। ये क्या प्रिंट करेगा अभी? हेलो नेम हाउ आर यू। हमें तो यहाँ पे नेम नहीं, नेम की जगह पे ये नेम हम चाहते हैं कि ये नेम वेरिएबल नेम है, ये मैसेज नेम नहीं है। तो अगर कोई वेरिएबल होगा ना, उसको आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देना, ये एफ के अंदर में ही। तो जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखोगे वो समझ लेगा वो वेरिएबल है, और जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं रहेगा वो समझ लेगा मैसेज है। तो क्या प्रिंट करेगा? हेलो, यहाँ पे नेम शिवानी, नेम में शिवानी है ना, तो हेलो शिवानी हाउ आर यू। समझ में आ रहा आप लोगों को क्या बोल रहे हैं? हाँ सर। Yes, sir. एक और चीज देखो, num1 इक्वल टू 5, num2 इक्वल टू 6। ठीक है, सम इक्वल टू num1 प्लस num2। हम लोग उसको प्रिंट कैसे करते थे? num1 num2 सम। तो क्या प्रिंट करेगा? 5 स्पेस 6 स्पेस 11 आया। हम क्या करना चाहते हैं? num1 प्लस का साइन कॉमा, फिर num2 प्लस का साइन कॉमा, फिर 11। अब रन कराओ तो क्या प्रिंट करेगा? num1 प्लस num2, अच्छा सॉरी यहाँ प्लस नहीं इक्वल टू होगा ना, ये num1 मतलब 5 है, 5 प्लस का साइन 6 इक्वल टू का साइन 11। ये देखो ऐसा आ रहा है, बट यहाँ पे स्पेस दे दे रहा है ये बार बार। हम चाहे ना तो इसको भी ये स्पेस दे रहा, हम चाहते हैं स्पेस नहीं दे, तो क्या करना होगा? यहाँ पे लिखना होगा ना कॉमा सेपरेटर इक्वल टू ओपन क्लोज, अंदर में कुछ मत दो यहाँ पे। अब देखो स्पेस नहीं देगा, क्योंकि हम सेपरेटर बाय डिफॉल्ट वो क्या सेपरेट करता था, कॉमा कॉमा के बाद स्पेस लगा देता था ना। हम सेपरेटर को बंद कर दिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और नहीं करोगे तो वो स्पेस लगाएगा। तो इस चीज को हम चाहे तो ये एफ के थ्रू भी, एफ स्ट्रिंग से भी प्रिंट करा सकते हैं। कैसे? देखो प्रिंट एफ लगा दिए ना, अब सिंगल कोट के अंदर में num1 प्लस num2 इक्वल टू सम। इसके हिसाब से ये मैसेज है, ये वेरिएबल नहीं है। अभी हमारे लिए num1 वेरिएबल था, num2 वेरिएबल था, सम वेरिएबल था, जिस तीनों में वैल्यू है। ये आउटपुट क्या देगा? num1 प्लस num2 इक्वल टू सम, उसका वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। देखो num1 प्लस num2 इक्वल टू सम, हम चाहते हैं कि ये प्लस और इक्वल टू मैसेज है, बट ये num1 num2 num3 सम क्या है? वेरिएबल है। तो जो वेरिएबल होगा ना उसको हम लोग को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना पड़ता है। देखो num2 भी वेरिएबल था, सम भी वेरिएबल है। रन करो, आया? कुछ समझ में आ रहा आप लोगों को ये एफ का काम क्या है? एफ स्ट्रिंग। हाँ सर। फिर कर्ली ब्रेसेस में इनपुट करना होता होगा डेटा को। आप लोगों को समझ में आ रहा सबको, या कोई डाउट हो रहा है? बोलो। नहीं सर, डाउट नहीं है। ठीक है, अब एक चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे हम लोग एफ के थ्रू किए हैं ना, वैसे ही एक फॉर्मेट होता है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट के थ्रू मतलब चलो num1 इक्वल टू 5, num2 इक्वल टू 6, सम इक्वल टू num1 प्लस num2। चलो ऐसा हो गया है। अब हमें क्या चाहिए कि प्रिंट, सिंगल कोट में यहाँ पे क्या दे दिए कि num1 है ना वहां पे, तो num1, चलो हम स्पेस हम ही देते हैं, प्लस num2 इक्वल टू सम।
तो ये क्या प्रिंट करेगा? ये तो मैसेज प्रिंट कर देगा, ये तो कोई वेरिएबल का वैल्यू नहीं प्रिंट करेगा। ठीक है, हम इसको एक और तरीका से कर सकते हैं कि जहां पे किसी वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना है ना, वहां करली ब्रेसेस दे दो, करली ब्रेसेस। हमको नहीं पता, वहां वेरिएबल का नाम मत लिखो अभी, करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस। कुछ याद है सी में क्या करते थे? %d प्लस %d इक्वल टू %d, वहां फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते थे। यहां सिर्फ करली ब्रेसेस ओपन करके क्लोज कर दो, कॉमा, सॉरी कॉमा नहीं, डॉट होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा? डॉट। एक होता है फॉर्मेट, फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग। यहाँ पे क्या करना है ना, वेरिएबल्स को पास कर दो, num1 num2 सम। ये क्या करेगा कि जो पहला जो ब्लैंक था ना खाली, वहां पे num1 को भेज देगा, दूसरे ब्लैंक में num2 को भेज देगा, तीसरे ब्लैंक में सम को भेज देगा। रन करो, आया? मतलब हम चाहते हैं कि करली ब्रेसेस ओपन क्लोज कर करके छोड़ दो, और फॉर्मेट के अंदर में ना तुम्हें जो चीज जहां चाहिए वहां बस प्लेस कर दो। पहले हम लोगों ने num1 लिखा है, तो ये पहला करली ब्रेसेस में num1 घुसेगा, पहले num2 कर दो, तो यहाँ सम कर दो, कॉमा, तो ये num2 कहां घुस जाएगा? पहला करली ब्रेसेस में, सम दूसरा करली ब्रेसेस में, num2 तीसरा करली ब्रेसेस में। देखो 6 + 11 = 6, यहाँ num1 कर दो। अब देखो 6 + 11 = 5। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि हम चाहे तो ऐसे भी प्रिंट करा सकते हैं, ये फॉर्मेट के थ्रू, कि स्ट्रिंग दे देना डॉट फॉर्मेट। अब फॉर्मेट के अंदर में वेरिएबल्स को पास कर दो, और वो ऑर्डर जो होगा ना वेरिएबल पास करने का, जिस ऑर्डर में वो जाएगा उसी ऑर्डर में प्रिंट होगा। मैंने पहले जो रहेगा वो पहले काम करेगा, जो बाद में रहेगा वो बाद में काम करेगा। बस ये चीज याद रखना। बोलो, ये समझ में आया या कोई डाउट है? सबका क्लियर है ये चीज? हाँ सर। ठीक है, एक और तरीका देखो इसी में। इसमें क्या होता है कि हम लोग खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, और हम चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं। ये जो ऑर्डर हम, यहाँ पे सिंटेक्स क्या था बाय डिफॉल्ट, कि जिस ऑर्डर में दोगे उसी ऑर्डर में ये काम करेगा। पहले num1 है तो पहले num1 यहाँ जाएगा, num2 है तो यहाँ num2 जाएगा, num3 है तो यहाँ num3 जाएगा। हम ऑर्डर मेंटेन नहीं करना चाहते हैं, num2 सम num1। अब तो ये गलत हो जाएगा ना, यहाँ पे आंसर गलत दिखाएगा ना। देखो, हम ये गलत ऑर्डर में देने के बाद भी हम सही कर सकते हैं इसको। कैसे? तब यहाँ पे नंबर लिखो, ठीक है। नंबर मतलब ये जो ऑर्डर दे रहे हो ना, ये इंडेक्स होता है, ये 0 1 2। कैसे एरे हमारा 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स उसका, वैसे ही है। ये पहला जो वैल्यू क्या है? 0 है, दूसरा वैल्यू 1 है, तीसरा वैल्यू 2 है, चौथा वैल्यू 3 होगा। मतलब ये 0 से स्टार्ट होता है। कोई बोलेगा ना कि पहला डेटा, दूसरा डेटा, तीसरा डेटा, 3 डेटा पास कर रहे हैं फॉर्मेट के अंदर में, तो 3 मतलब पहला डेटा को हम लोग बोलते हैं 0, ये 0 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। हमको यहाँ पे कौन सा चाहिए? 2 नंबर चाहिए ना, num1, यहाँ 2 लिख दो। यहाँ कौन सा चाहिए था? ये 0 नंबर चाहिए था ना। फिर तीसरे वाले में सम चाहिए था ना, तो ये 0 और 1। कुछ समझ में आ रहा है या डाउट हो रहा है? बोलो, हेलो, ये समझ में आ रहा है? सर एक बार वापस एक्सप्लेन करिए। ये हम यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं कि हम लोग तो यहाँ पे अगर नहीं लिखेंगे कुछ, ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ करली ब्रेसेस ओपन क्लोज कर दिए, तो फॉर्मेट के अंदर में जिस ऑर्डर में हम पैरामीटर पास करते हैं उसी ऑर्डर में वो वहां पे पास होगा। पहले num2 लिखे हैं तो पहले यहाँ पे num2 प्रिंट होगा, सम लिखे हैं तो दूसरे वाले में सम प्रिंट होगा, num1 लिखे हैं तो तीसरे वाले में num1 प्रिंट होगा, है ना। तो ये तो गलत दिखा दे रहा है ना, 6 + 11 = 5। हमें क्या करना है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम पास किसी भी ऑर्डर में करें, बट यहाँ पे हम सबसे पहले ये num1 का वैल्यू चाहते हैं, यहाँ हम num2 का वैल्यू चाहते हैं, यहाँ पे सम का वैल्यू चाहते हैं। बट ऐसे तो नहीं होगा ना, ये तो जिस ऑर्डर में देते हैं उसी तरह से ये पास होता है। हम चाहते हैं अपन नंबरिंग दे सकते हैं। तब इसको बोलेंगे ना, खाली छोड़ दोगे तो अपने हिसाब से वो पुट कर देगा। खाली छोड़ने का मतलब है कि वो अपने आप से पुट करेगा कि पहला पहले वाले में जाएगा, दूसरा दूसरे वाले में जाएगा, तीसरा तीसरे वाले में जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं नहीं, हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो पैरामीटर पास किए थे, जो तीसरा पैरामीटर वो यहाँ पे आए। तो इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से ना। आप लोग को हम लिस्ट में भी बताए थे कि लिस्ट में 0 1 2 3 इंडेक्स नंबर। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये 2 था, वो यहाँ पे प्रिंट करना है, 2 लिख दिए। अब यहाँ पे num2 का वैल्यू चाहिए हमें। num2 कहाँ पे है? यहाँ पे
पहला पैरामीटर मतलब 0 इंडेक्स। अब यहाँ पे हमें सम का वैल्यू चाहिए, तो सम क्या है 0 1 2, तो 1 इंडेक्स है। अब देखो आंसर, तो पहले ये num1 प्रिंट हो रहा है, फिर यहाँ पे 0 लोकेशन num2 प्रिंट हो रहा है, फिर सम प्रिंट हो रहा है। कुछ समझ में आया या अभी भी डाउट है? हाँ सर समझ गए। ठीक है, चलो ये हो गया। अब यहाँ पे हम चाहें तो वेरिएबल का नाम भी हम लोग लिख सकते हैं, वो तो हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं। यहाँ देखो, लेकिन ये एफ के अंदर में था। ठीक है, चलो फॉर्मेटिंग के अंदर में करते हैं अब। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ वेरिएबल का नाम कर दो num1 कर्ली ब्रेसेस के अंदर में, कर्ली ब्रेसेस में num2, कर्ली ब्रेसेस में सम। यहाँ कोई भी वैल्यू पास करो, num1 num2 सम, रन कराओ। अच्छा यहाँ देखो ये क्या बोल रहा है, num1 की एरर। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो वैल्यू पास करना होगा ना, वो किस तरह से पास करना होगा, देखो इस तरह से। मान लो यहाँ पे हम लोगों का कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का कुछ नहीं था, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, num1 इक्वल टू 5, num2 इक्वल टू 6, num3 इक्वल टू num1 प्लस num2। देखते हैं काम करता है कि नहीं। num1 इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे ये नहीं होगा। चलो हम लोग यहाँ पे करते हैं 20, num3 इक्वल टू 20, सॉरी num3, 5 प्लस 6 इक्वल टू 20। हम ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर चाहे ना तो किसी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, जो यहाँ फॉर्मेट में हम लोग इस तरीके से पास करेंगे। हम चाहते हैं कि इसी के अंदर में कोई वेरिएबल के अंदर में कोई वैल्यू हम लोग सेट कर दे रहे हैं। पहले भी हम इनिशियलाइज कर सकते हैं कि num1 इक्वल टू 5, num2 इक्वल टू 6, सम इक्वल टू num1 प्लस num2, ऐसा कर दिए। हमें पे क्या कर दिए, num3 इक्वल टू 5, num4 इक्वल टू 65, और यहाँ पे सम इक्वल टू num1 प्लस num2, ऐसा कुछ कर दिए। गलती देखो क्या बोल रही है, लाइन 3 में num1 की एरर, num1 इसको नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे num1 है, यहाँ पे तो num3 था ना, ये num2 में num4 था, चलो num2 ही रखो उसको। फिर से की एरर बोलेगा, कुछ और की एरर बोलेगा, क्या num2 उसको नहीं मिल रहा है। ये था ना की और वैल्यू, की और वैल्यू, तो यहाँ जो ये जो है ना कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो की है, तो ये वाला की इसके अंदर में नहीं मिल रहा है इसको। num2 ये फॉर्मेट के अंदर में कहीं पे नहीं है, यहाँ num2 वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर दो num4 करो। अब देखो की एरर कुछ और दिखाएगा। अच्छा हाँ, यहाँ सम में क्या था, num1 प्लस num2, यहाँ पे num3 है ना, num3 में क्या है 5 है ना, तो यहाँ भी 5 प्लस num4 में 66, 5 प्लस 66 इक्वल टू 5। यहाँ पे क्या करो सम कर दो, 5 प्लस 66 इक्वल टू 11, क्योंकि num3 में 5 है, 5 प्रिंट किया, num4 में 6 है, 6 प्रिंट किया, सम में यहाँ पे क्या है num1 प्लस num2, ये नहीं, ये वाला num1 प्लस num2, 5 प्लस 6 11, 11 प्रिंट किया। इसका मतलब हम यहाँ पे बताना क्या चाहते हैं, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर में हम चाहे तो किसी वेरिएबल का नाम, मतलब ये की का नाम लिखते हैं, और वो वाला की यहाँ पे होना चाहिए इनिशियलाइज्ड। मतलब कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें फॉर्मेट के अंदर में ही किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है कि num1 इक्वल टू इतना, num2 इक्वल टू इतना, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा
इनपुट आउटपुट। बोलो इसमें किसी को डाउट है? या इनपुट और आउटपुट कर सकते हो, मैंने पाइथन में इनपुट ले सकते हो, लिस्ट में इनपुट, टपल में इनपुट, सेट में इनपुट, इंटीजर इनपुट, फ्लोट इनपुट, स्ट्रिंग इनपुट। आउटपुट कराने का मल्टीपल तरीका है, कैसे कैसे हम लोग आउटपुट करा सकते हैं। बोलो ये सबको समझ में आया है या कोई डाउट है? समझ गया सर। इसको एक बार Yes, sir. प्रैक्टिस करना, ठीक है। और अब से क्या होगा ना कि हम लोग Yes. जो भी क्लासेस वगैरह करेंगे तो सारा क्लासेस का जो पहले हम लोग वीडियो देते थे ना, अब वीडियो वैसे नहीं देंगे, अब हम लोग यूट्यूब का लिंक दे देंगे। यूट्यूब पे सारा वीडियो हम लोग अपलोड कर देंगे, यूट्यूब पे ही सारा वीडियो का लिंक, वहीं पे देखो, वहीं से डाउनलोड करो, जो करना है करो, किसी को शेयर करना है वहीं पे करो, ठीक है। अब बोलोगे कि बाहर लोग भी यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, तो यूट्यूब पे सारा सब कुछ अवेलेबल नहीं रहेगा, प्रोजेक्ट वहाँ पे नहीं है, लोग वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमें तो प्रैक्टिस भी करना है ना।